एक गांव में चार मित्र रहते थे। चारों के चारों नाकारा और अव्वल दर्जे के बेवकूफ़। एक दिन वे चारों बैठे बैठे बातें कर रहे थे। बातों ही बातों में उनमें शर्त लग गई कि उनमें से सबसे ज़्यादा बेवकूफ़ कौन है। आपस में वे यह तय नहीं कर पा रहे थे, तो उन्होंने सलाह मशवरा करके सोचा कि चलो गांव के बूढ़े बुजुर्गों के पास चलकर ही यह तय करते हैं। वही हमारा फैसला करेंगे कि हम में से ज़्यादा मूर्ख कौन है। चारों चलकर गांव के बूढ़े बुजुर्गों के पास पहुंच गए, जो चौपाल पर बैठकर बातें कर रहे थे। उन्होंने उनसे जाकर कहा, हम यह जानने आए हैं कि हम चारों में सबसे ज़्यादा मूर्ख कौन है। गांव के बुजुर्गों में से एक ने कहा कि हम ऐसे तो तुम्हें नहीं बता सकते कि ज़्यादा मूर्ख कौन है। अगर तुम्हारे पास कोई बात है, ऐसी कोई घटना है या कोई किस्सा है, तो हमें बताओ, जिससे हम तय कर पाएंगे। अब चारों ने अपना अपना किस्सा सुनाना शुरू कर दिया। सबसे पहला बोला, मैं अपना किस्सा सुनाता हूँ। एक बार मेरी नई नई शादी हुई थी। उसके बाद मुझे ससुराल अपनी पत्नी को लेने जाना था, क्योंकि मैं दूसरी बार ही जा रहा था। तो मेरी माँ ने मुझसे कहा कि बेटा, ससुराल में ज़्यादा इधर उधर की बातें मत करना, थोड़ी हाँ हूँ में ही जवाब देना और पत्नी को लेकर वापस आ जाना। मेरी माँ ने मुझे कहा कि सिर्फ हाँ या ना, बस ये दो ही शब्द कहना। जब मैं ससुराल पहुंचा तो ससुर जी आंगन में कुर्सी पर बैठे हुए थे। जाकर मैंने उन्हें प्रणाम किया। उन्होंने मेरे हालचाल पूछे और कहा, आइए जमाई राजा, सब ठीक तो है। मैंने कहा ना, तो वह चौंक गए और पूछा, क्यों, क्या कोई परेशानी है। मैंने कहा कि हाँ। फिर उन्होंने कहा, बताइए क्या परेशानी है। मैंने कहा ना। फिर उन्होंने सोचा कि लगता है जमाई जी को रुपये पैसे की परेशानी है, शायद शर्म के मारे कह नहीं पा रहे हैं। तो उन्होंने खुद ही पूछ लिया, क्या कोई रुपये पैसे की तंगी है। तो मैंने कह दिया कि हाँ। फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर आपके पास रुपये पैसे की तंगी है तो सुबह आपका वह इंतज़ाम भी कर दिया जाएगा। अब आप आराम कीजिए, खाना खाइए और सो जाइए, क्योंकि मुझे ससुराल पहुँचते पहुँचते रात हो गई थी। थोड़ी देर बाद मेरी सास खाना लेकर आई। जब वो खाना लेकर आई और मेरे सामने रख दिया तो मुझे कहा कि लीजिए खाना, खा लीजिए। मैंने कह दिया कि ना। ससुर जी ने सास से एक तरफ चुपके से जाकर कहा कि हो सकता है इनको रुपये पैसे की परेशानी है तो खाना खाने का मन ना हो, एक बार और पूछ कर देख लो। मेरी सास ने कहा कि खाना खा लीजिए, क्या आपका मन नहीं है। मैंने कहा कि ना। फिर वह मेरे सामने से थाली ले गई और कहने लगी, जब आपका मन हो तब खा लीजिएगा। ऐसे करते करते रात हो गई और सोने का वक्त हो गया। सब अपनी अपनी जगह पर सो गए। जमाई जी को भी एक कमरा दे दिया गया और बिस्तर लगा दिया गया और मैं भी सो गया। लेकिन मुझे नींद ही नहीं आ रही थी, क्योंकि मेरा पेट तो भूखा था, मुझे भूख सता रही थी। हाँ और ना के चक्कर में मेरा पेट तो भूखा ही रह गया। अब मैंने सोचा कि अब जब तक कुछ खाया नहीं जाएगा तब तक मेरे पेट में दौड़ते हुए चूहे मुझे परेशान करते रहेंगे। मैंने सोचा उठकर रसोई में कुछ ढूंढना चाहिए। जैसे ही मैं उठकर रसोई घर की तरफ बढ़कर धीरे धीरे कदमों से अंदर गया, रसोई के बाहर ही एक पलंग पर मेरी सास सो रही थी। मैंने रसोई में चारों तरफ तलाशना शुरू किया तो वहाँ एक हांडी में लड्डू रखे हुए थे। मैंने धीरे से हांडी का ढक्कन उठाया और एक लड्डू उठाकर मुंह में रख लिया। जैसे ही हांडी का ढक्कन वापस रखने लगा तो ढक्कन हाथ से गिरकर टूट गया और उसकी आवाज़ हुई। तो सास उठकर जल्दी से खड़ी हो गई और लड्डू को मुंह में रखे मैं वहाँ से भागकर अपने कमरे में चद्दर ओढ़कर सो गया। सास को लगा कि पता नहीं क्या बात है जो जमाई जी अचानक से यूं भाग गई। उसने अपने पति और बेटों को जगाया कि जाओ जरा जमाई जी से पूछो कि क्या बात है कि इतनी रात को वे ऐसे क्यों भाग रहे हैं। मेरा साला और ससुर जब मेरा हाल चाल पूछने कमरे में आए तो मैं एक चद्दर तान कर सो रहा था। उन्होंने चद्दर हटाकर मुझे उठाया तो देखा कि मेरा मुंह एक तरफ से सूजा हुआ है। मेरे साले ने बताया कि माँ, यह क्या परेशानी बताएंगी, इनकी परेशानी तो साफ नज़र आ रही है, इनको अचानक यह क्या हो गया है। जब ये आए थे तब तो बिल्कुल ठीक थे। सास घबरा गई और कहने लगी कि जाओ जाओ, जल्दी जाओ, इन्हें वैद्य जी के पास ले जाओ। मेरा साला और ससुर मुझे जल्दी से वैद्य जी के पास लेकर चले गए।
आधी रात को वैद्य के घर का दरवाज़ा खटखटा कर वैद्य जी को उठाया और कहा कि देखिए, इनके मुंह पर अचानक क्या हो गया है। शाम तक तो यह बिल्कुल ठीक थे। वैद्य ने जैसे ही सूजन पर हाथ लगाया तो वह लड्डू खिसक कर दूसरी तरफ चला गया। वैद्य जी चकरा गई। उसने सोचा कि यह कौन सी बीमारी है जो एक तरफ से खिसक कर दूसरी तरफ चली गई। उसने दूसरी तरफ हाथ लगाया तो लड्डू बीच में ही आ गया। सबने सोचा कि यह क्या हो रहा है। फिर वैद्य ने उसका मुंह खुलवाया और एक चिमटी अंदर डाली और पकड़ कर खींचा तो लड्डू बाहर आ गया। लड्डू बाहर आते ही सब देखकर जोर जोर से हंसने लगे। वैद्य को भी हंसी आ गई। ससुर ने पूछा कि जमाई जी, यह क्या है? आपके मुंह में लड्डू कैसे आ गया? मैंने भी सारी बात कह सुनाई। तब ससुर ने कहा कि वाह, अरे बेवकूफ़, अगर ऐसी ही परेशानी थी तो पहले ही बता दिया होता। अब दूसरे मित्र की बारी आई। दूसरे ने कहा कि यह तो कुछ भी नहीं, मेरी बेवकूफ़ी का किस्सा सुनो। एक बार मुझे भी अपनी पत्नी को लाने ससुराल जाना था, तो मेरी माँ ने मुझसे कहा कि बेटा ससुराल में अच्छे और नए कपड़े पहनकर जाना। मैंने गांव के बाजार से जाकर नए कपड़े मैं लेकर आ गया और उन्हें पहनकर और कुछ सामान लेकर ससुराल के लिए रवाना हो गया। पहुंचते पहुंचते मुझे शाम हो गई। ससुराल का घर थोड़ा ही दूर था। मैंने सोचा कि वहां पहुंचते पहुंचते तो रात हो जाएगी, मेरे नए कपड़े किसको दिखेंगे। तो मुझे वहीं एक खेत में एक घर बना हुआ दिखाई दिया और पास में एक झोपड़ी थी। तो मैंने सोचा कि क्यों न इस झोपड़ी में मैं अपने नए कपड़े खोल कर बदल लूँ और आज की रात यहीं बिता लूँ। सुबह नए कपड़े पहनकर ससुराल के लिए रवाना हो जाऊँगा। मैंने वही झोपड़ी में अपने कपड़े उतार कर टांग दिए और गमछा लपेट लिया। फिर मुझे थोड़ी देर बाद भूख लगी तो मैंने देखा कि पास ही खेत में एक घर बना हुआ है। क्यों ना यहीं से 2 रोटी मांग कर खा लूँ और रात गुजार लूँ। मैं गमछे में ही वहाँ पर पहुँच गया। गाँव में बिजली वगैरह कुछ थी नहीं। जैसे ही मैं घर के बाहर पहुँचा तो मैंने आवाज़ लगाई, लेकिन मुझे यह पता ही नहीं था कि वह घर ही मेरे ससुराल वालों का है। कुछ वक्त पहले ही उन्होंने खेत में एक नया घर बनाया था। मेरे ससुर और साले तो सब सो रहे थे और मेरी सास और मेरी पत्नी बैठी बैठी बातें कर रही थी। जैसे ही मैंने आवाज़ लगाई तो मेरी सास ने कहा कि बेटी, लगता है कोई भूखा रोटी मांग रहा है, जा ये 2 रोटी और सब्जी उसे दे आ। हाँ, बिजली नहीं आ रही है तो तू यह मोमबत्ती ले जा। मेरी पत्नी मोमबत्ती लेकर बाहर आई। मोमबत्ती में मुझे उसका चेहरा तो दिखने लग गया, लेकिन वह मुझे न देख पाई। जैसे ही मुझे उसकी शक्ल साफ दिखाई दी, मैं चौंक गया कि यह तो मेरे ससुराल वालों का ही घर है। मैंने अपने कदम पीछे बढ़ाने शुरू कर दिए। पीछे देखा तो गाय भैंसों के गोबर की ढेरी लगी थी। मैं पीछे पीछे चलता गया और उस ढेरी में जा गिरा। मेरी पत्नी चिल्लाकर अंदर भाग गई और उसने अपने सब घर वालों को जगा दिया। सारे घर वाले भागकर बाहर आई और उन्होंने मुझे उठाकर नहलाया धुलाया और साफ किया। जब उन्होंने मुझे पहचाना तो पूछा कि जमाई जी, आप यहाँ इस हालत में कैसे? मैंने अपनी सारी बातें उन्हें बता दी। तब मेरे ससुर और सालों ने कहा कि वाह रे बेवकूफ़, रात में आओ या दिन में, हमें कपड़ों से क्या लेना देना है, हमें तो आपसे मतलब है। ऐसी बेवकूफ़ी भरी हरकतें आइंदा मत करना। दूसरे मित्र का किस्सा भी खत्म हुआ। अब तीसरे मित्र की बारी आई। उसने कहा, चलिए अब मेरा किस्सा शुरू करते हैं। मेरा किस्सा भी अपने ससुराल से ही जुड़ा हुआ है। एक बार मुझे खबर हुई कि मेरी सास की तबीयत खराब है, तो मैं अपने पत्नी को अपने घर पर ही छोड़कर चला गया। क्योंकि हम घर में 2 ही आदमी थे, इसलिए मैंने उसे घर संभालने के लिए छोड़ दिया और मैंने उससे कहा कि मैं तुम्हारी माँ के हाल चाल पूछ कर आता हूँ। मैं अपने ससुराल पहुँच गया और सास के हाल चाल पूछे। घर में सास के अलावा और कोई न था। 2 साले और ससुर जी खेती में लगे हुए थे और खेतों में काम करने के लिए गए हुए थे। सास ने मुझे दिन का खाना खिलाया और खाना खाकर हमने थोड़ी देर बातें की। अब सास को खेत पर खाना देने जाना था, तो मैंने भलाई की सोचते हुए कहा कि माता जी, आप यहीं आराम कीजिए, आपकी तबीयत भी ठीक नहीं है। लीजिए खाना मैं दे आता हूँ। मुझे बता दीजिए कौन सा खेत है। सास ने खेत का पता मुझे बता दिया। मैं खाने की पोटली लेकर रवाना हो गया। चलते चलते मैं गांव के चौराहे पर पहुंच गया। वहां मैंने एक अजीब चीज़ देखी।
वहाँ चौराहे पर एक काठ लगा हुआ था। मैंने कभी काठ नहीं देखा था, तो मैंने वहाँ के लोगों से पूछा कि भाई यह क्या है। तो उन लोगों ने बताया कि यहाँ के राजा को अगर कोई कर या लगान समय पर नहीं देता है तो उस आदमी को वह इस काठ में बंद कर देता है। मैंने सोचा यह चीज़ तो पहली बार देखी है, क्यों ना इसे इस्तेमाल करके देखा जाए। मैंने रोटी की पोटली वहीं रख दी और काठ में अपना सिर दे बैठा। वहाँ पर एक पत्थर था जिससे मैंने उसे ठोक लिया तो वह थोड़ा सा सख्त हो गया। उसी समय एक कुत्ता आया और कुत्ते ने मेरी रोटी की पोटली उठा ली। मैंने वही पत्थर कुत्ते को भगाने के लिए दे मारा, लेकिन वह कुत्ता तो रोटी लेकर भाग गया और मेरा पत्थर भी वहाँ से चला गया। अब मैं उस काठ में से हिल नहीं सकता था। उधर जब ससुर और साले के पास वक्त पर खाना नहीं पहुँचा तो वे दोनों गुस्से में आग बबूला होते हुए घर पर आ गए और अपनी अपनी पत्नियों पर बरस पड़े। सास परेशान हो गई कि ऐसे कैसे हुआ। दिन में ही तो जमाई जी आए थे और मैंने खाना उनके हाथ आपके लिए खेत पर भिजवाया था। क्या जमाई जी खेत पर नहीं पहुँचे? लेकिन वहाँ तो कोई भी नहीं पहुँचा। तब सास ने कहा, अगर वह वहाँ नहीं पहुँचे और यहाँ भी नहीं हैं तो वे आखिर कहाँ गए? लड़ाई वगैरह सब बोलकर साले और ससुर सब जमाई को ढूंढने में लग गए। चलते चलते गांव में जो भी मिलता उससे पूछते जाते। तब एक आदमी मिला जिसने बताया कि आपका जवाई तो गांव के चौराहे पर काठ में अटका हुआ पड़ा है। जमाई ने ऐसा क्या गुनाह कर दिया कि राजा ने उसे काठ में दे दिया? चलो राजा के पास ही चलते हैं। वह और उसके साले राजा के पास पहुंच गए और राजा से कहा कि महाराज, मेरे जवाई से ऐसी क्या गलती हो गई, क्या गुनाह हो गया जो आपने उसे काठ में दे दिया? राजा भी इस बात से अनजान था। उसने कहा, मैंने तो आज किसी भी व्यक्ति को काठ में देने का या दिलवाने का हुक्म नहीं दिया है। उसने अपने सिपाहियों से पूछा। सिपाहियों ने कहा, नहीं महाराज, आज तो किसी को भी काठ में नहीं डाला गया। राजा और उसके सिपाही, ससुर और साले सब मिलकर वहां चौराहे पर पहुंचे और काठ में जवाई को देखकर उसी से पूछा, तुम्हें काठ में किसने डाला है? उसने जो दिन भर में उसके साथ आप बीती हुई थी सारी बातें बता दी। सबके सब हंस पड़े और उसके साले और ससुर ने उस पर बरस पड़े। वाह रे बेवकूफ़, खुद ही काठ में गिर गई। उसे वहाँ से निकाला और घर ले गई। यह तीसरे मित्र का किस्सा भी समाप्त हुआ। अब चौथे मित्र की बारी आई। उसने कहा कि मेरा किस्सा सुनो। मेरा किस्सा भी मेरे ससुराल से ही जुड़ा हुआ है। एक बार मेरे ससुराल में मेरे साले की शादी थी। हम घर में बस मैं, मेरी पत्नी और बच्चे ही थे। मेरी पत्नी बच्चों को लेकर कुछ दिन पहले ही अपने मायके चली गई और मैं खेती बाड़ी का काम संभालने के लिए घर पर रह गया। जब शादी का वक्त आ गया तो एक दिन पहले मैंने भी जाने का सोचा। मैं आनन फानन में कपड़े डालकर ससुराल पहुंच गया। शादी दूसरे दिन थी। पहले दिन गाना बजाना हो रहा था। मैंने भी खाना खाया, थोड़ी आओ भगत की और उसके बाद सोने की तैयारी होने लगी। लेकिन जैसे ही मैं सोने लगा मुझे याद आया कि मैं तंबाकू तो अपने घर ही भूल गया हूँ। मुझे तंबाकू की बड़ी लत थी। अब क्या करूं? बिना तंबाकू खाए तो मुझे नींद ही नहीं आती है। मेरे ससुराल में कोई तंबाकू भी नहीं पीता था। मैं शर्म के मारे उनसे पूछ भी न सका। फिर मैं अपनी पत्नी के पास गया। वह दोनों हाथों और दोनों पैरों में मेहंदी लगाकर बैठी थी। मैंने उसे एक तरफ ले जाकर अपनी बात बताई। उसने कहा कि तंबाकू तो है, लेकिन अभी शादी के घर की वजह से तंबाकू को भैंसों के बाड़े में रख दिया है। आप वहाँ से जाकर ले आइए। मैं गाय भैंसों के बाड़े में पहुँच गया। उधर बिजली भी नहीं आ रही थी। मैंने जैसे तैसे टटोलना चाहा, लेकिन मुझे कहीं भी तंबाकू नज़र नहीं आई। मैं हैरान परेशान वापस अपनी पत्नी के पास आया और उसे बताया कि मुझे तो कहीं भी तंबाकू नज़र नहीं आई। तुम ही चलो और मुझे बताओ। उसने कहा, मैं कैसे चलूँ? आप देख रहे हैं मेरे दोनों हाथ और दोनों पैर, इनमें मेहंदी लगी हुई है। मैं चल भी नहीं सकती। मैंने उससे कहा कि मैं तुम्हें अपने कंधों पर उठा लूँगा, तुम बस मुझे उंगली के इशारे कर देना, मैं ले आऊँगा। उसने कहा कि ठीक है। मैंने उसे अपने कंधों पर बिठाया और गाय भैंसों के बाड़े की तरफ बढ़ने लगा। जब मेरी पत्नी मेरे कंधे पर बैठी थी तो दूर से अंधेरे में हमारी कुछ ऐसी परछाई बनी कि गाय और भैंसें सब हमें देखकर डर के मारे इधर उधर भागने लगी। सब अपने खूंटे तोड़कर भाग गई। जब वे भाग रही थी तो जो आगे शादी का खाना वगैरह चल रहा था वहाँ से सारे घर वाले भागकर
बाड़े में यह देखने आ गए कि आखिर ऐसा क्या हो गया जो सारी गाय भैंसें अपने खूंटे तोड़कर भाग रही हैं। जब वे लोग आए और सब कुछ इतनी जल्दी में हुआ कि मुझे संभलने का मौका भी न मिला। मेरे सालों और ससुर ने ऐसा देखा तो उन्होंने मुझसे पूछा कि जमाई जी, यह क्या हो रहा है? आप बिटिया को ऐसे कंधों पर बिठाए हुए क्यों हैं? मैंने अपनी सारी बात उन्हें बता दी तो उन्होंने कहा कि हे भगवान, ऐसी बेवकूफ़ी भरी हरकत करने से पहले हमसे कह दिया होता, हमसे तंबाकू मांग लेते, मेरा किस्सा भी कुछ यूं समाप्त हो गया। अब बताइए, हम चारों में से सबसे ज़्यादा मूर्ख कौन है? बुजुर्गों ने चारों के किस्से सुनने के बाद कहा कि देखो भाइयों, मूर्ख तो तुम चारों ही हो, लेकिन सबसे ज़्यादा मूर्ख वह है जो बिना किसी वजह के काठ में जा फंसा। इसे किसी चीज़ का लालच भी नहीं था और काट में जाकर अटक गया। इसीलिए सबसे ज़्यादा मूर्ख वही है। दोस्तों, यही कहानी है। अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।